हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र शुक्ला एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसचंद एकेडमी पे। यहां से आपके आरआरबी एनटीपीसी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यकीन मानिए कि अगर आपने इस टॉपिक को, इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो इसके बाद आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम के नहीं छूटने वाले। तो आइए हम बात करते हैं किसकी, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की। तो आइए हम बात क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि आखिर हम बात क्या करने वाले हैं नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तंत्रिका तंत्र में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग तंत्रिका तंत्र क्या होता है, सबसे पहले तो यही बात करने वाले हैं। दूसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं न्यूरॉन के बारे में या तंत्रिका कोशिका के बारे में। तंत्रिका कोशिका के बारे में। तीसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मानव का तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम। चौथा जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग। से संबंधित रोग। पांचवा जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र से संबंधित उपकरण। संबंधित उपकरण, ठीक है। तो ये हम लोग बात करने वाले हैं। अब मैं बात करूं तो इसमें हम लोग विशेष तौर से बात करेंगे इसकी ब्रेन की यानी कि मस्तिष्क की बात करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे। इसमें रोग में हम लोग बेसिकली 3 रोग को देखेंगे या चौथा रोग भी। जैसे सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे किसकी, आप सबको पता है कि मेनिंजाइटिस सबसे मेन रोग है आजकल जो एग्जाम में पूछा जाता है, मेनिंजाइटिस। दूसरा हम लोग यहाँ पार्किंसन की बात करेंगे, पार्किंसन की बात करेंगे। तीसरा हम लोग अल्जाइमर की बात करने वाले हैं यहाँ पे। और चौथा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, ये 4 रोग बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम उपकरण की बात करें तो पहला हम लोग ईईजी की बात करेंगे, फिर दूसरा हम लोग कैट स्कैन की बात करने वाले हैं और तीसरा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एमआरआई की। ये सारी चीजें हम लोग आगे चल के आगे के सेशन में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट कुछ ही स्लाइड्स में आप देखेंगे कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। तो चलिए आइए बात करते हैं, इनको एक एक करके हम इनको उठाते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा की बात करेंगे कि आखिर तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तो परिभाषा अगर हम बात करें तो परिभाषा इसमें लिखने की जरूरत है नहीं, इसमें बस आप जान लीजिए परिभाषा क्या है ना। देखिए, जो हमारा शरीर होता है तो हमारा शरीर जो है ये बेसिकली न्यूरॉन या नर्व, इस हमारे शरीर में एक नर्व या न्यूरॉन्स का जाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूरॉन का। किसका दोस्तों? न्यूरॉन। न्यूरॉन या नर्व सेल, इन्हीं को हम नर्व सेल या हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका। हाल ही की रिसर्च में पाया गया है कि हमारे शरीर में टोटल 86 बिलियन न्यूरॉन पाई जाती हैं। यानी कि अगर हम कहें हिंदी में तो 86 अरब, 1 बिलियन में 1 अरब होता है। तो आप यह ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में पहले ऐसा माना जाता है कि 100 अरब से ज्यादा तंत्रिकाएं पाई जाती हैं या तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, ये न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। बट अभी लेटेस्ट रिसर्च में पाया गया है कि 86 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी। तो हमारा शरीर पूरी के पूरी किससे मिलकर बना है? मतलब पूरा शरीर में नर्व्स का एक जाल फैला होता है जो हमारे बॉडी की समस्त अन्य पार्ट्स को कंट्रोल करता है या अन्य तंत्रों को कंट्रोल करता है। तो अगर मैं बोलूं यहां पे कि तंत्रिका तंत्र नर्व्स या न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ एक ऐसा तंत्र है जो हमारे शरीर को, हमारे शरीर के अन्य सभी तंत्रों को विद्युत रासायनिक संवेगों द्वारा, देखिए दोस्तों एक चीज ये भी समझिएगा, कौन से संवेगों द्वारा? विद्युत रासायनिक संवेग
संवेगों द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स द्वारा, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स द्वारा कंट्रोल करता है। तो न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ एक ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर के सभी अन्य तंत्रों को विद्युत रासायनिक संवेगों को द्वारा नियंत्रित करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। क्योंकि यह काम माइक्रो सेकेंड से भी कम समय में होता है, इसलिए तंत्रिका तंत्र को हम लोग हाई स्पीड कम्युनिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हाई स्पीड कम्युनिकेशन सिस्टम। क्वेश्चन पूछा जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को दूसरा नाम क्या है? हाई स्पीड कम्युनिकेशन सिस्टम या उच्च गति संचार प्रणाली, उच्च गति संचार प्रणाली के नाम से भी इसे जाना जाता है। नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र को हम क्या कहते हैं? हाई स्पीड कम्युनिकेशन सिस्टम या उच्च गति संचार प्रणाली के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर की अन्य सभी तंत्रों को कंट्रोल कर लेता है। किससे? इन विद्युत रासायनिक सिग्नल द्वारा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे न्यूरॉन्स की। यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात करने वाले किसकी? न्यूरॉन की। तो आइए बात करते हैं किसकी? न्यूरॉन, या इसी को हम लोग बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, या इसी को हम लोग बोलेंगे न्यूरॉन। देखिए, अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक तरफ आपको संरचना बताऊंगा, एक तरफ थोड़ा सा इसका। तो न्यूरॉन की अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ये ध्यान रखिएगा आप, शरीर की सबसे लंबी कोशिका, द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज न्यूरॉन। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज अगर हम बात करें दोस्तों, दूसरी चीज बात करें कि एक क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन से शरीर की ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो जो है, आपने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर देखा हो तो हमने लीवर में पढ़ा था कि इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी ज्यादा पाई जाती है। आप कितना भी नष्ट करो लेकिन वो क्या हो जाती है? वो फिर से रीग्रोथ कर जाती है। लेकिन जो न्यूरॉन सेल है वो दोस्तों अगर जीवन में एक ही बार बनती है, फिर उसके बाद क्रमशः वो क्षय होती जाती है, डिजनरेट हो जाती है। तो जो न्यूरॉन सेल है इनमें सबसे कम रीजनरेशन कैपेसिटी यानी कि पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है। तो दूसरा ये है कि इन कोशिका में सबसे कम या न्यूनतम पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है। द लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी फाउंड इन दिस सेल। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। पुनरुद्भवन का मतलब होता है रीजनरेशन। अगर आपसे सर्वाधिक पूछे तो आपका सर्वाधिक अगर पूछे तो आप ये ध्यान रखिएगा, नोट में आप लिख सकते हैं कि लीवर सेल जो होती हैं, जिनको हम हिपैटोसाइट बोलते हैं, यकृत की कोशिकाएं, इनमें सर्वाधिक होती है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब तीसरी बात, क्योंकि हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र, पूरा हमारा नर्वस सिस्टम इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसलिए न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम क्या जानेंगे? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, इसी को कहते हैं। आप ध्यान में रखना है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन है। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता वाली कोशिका। चौथा मैंने आपको बताया है कि इसके नंबर्स कितने होते हैं शरीर में। तो शरीर में लगभग 86 बिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। 86 बिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें
यानी संरचना की बात करें इसके न्यूरॉन की, किस प्रकार की संरचना होती है, तो आप देखिएगा इसकी संरचना कुछ हम बचपन में पढ़ते थे ये, और बचपन में हमने बनाया भी है कई बार। इस संरचना को आपने काफी बार बनाया होगा। कुछ इस तरह की संरचनाएं होती हैं। इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनको हम निसल कण कहते हैं। साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो कुछ साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म ये है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं जहां से सूचना आना स्टार्ट होती है। ये डेंड्राइट्स हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें तो ये एक्सान के ऊपर एक वसा की लेयर होती है। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ हो गई। फिर हम लोग अगर देखें इसका नॉमेनक्लेचर करें तो ये हो गया कि आपका डेंड्राइट, इसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट। ये कोशापिंड या सेल बॉडी कहलाता है। कोशापिंड, इसको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, कोशापिंड या सेल बॉडी। कोशापिंड, पिंड या कोशाकाय भी कहते हैं। कोशाकाय या इसी को साइटॉन भी कहा जाता है, आपको ये ध्यान में रखना है। साइटॉन, यहां पे ये काले ब्लैक कलर के जो होते हैं इनको बोलते हैं निस्ल कण या निसल कण। इसके अलावा यहां पे साइटोप्लाज्म भी होता है, साइटोप्लाज्म। ये नीला कलर से जो बना है ये आपका एक्सॉन है दोस्तों, एक्सॉन। जो येलो कलर से बना है ये माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ। दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप पाया जाता है उसको बोला जाता है रैनबियर का नोड या नोड ऑफ रैनबियर, रैनबियर का नोड। और ये जो है इनको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल। और यहीं पे एक्सॉन टर्मिनल पे ही अगर हम बात करें तो यहीं पे होते हैं, जहां पे दो एक्सॉन जुड़ते हैं वो हो जाता है क्या, सिनैप्स। सिनैप्स या सिनैप्टिक नॉब, सिनैप्टिक नॉब। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि ये जो होता है डेंड्राइट, यहां से इंपल्स आता है दोस्तों, और जो कोशापिंड होता है ये इंपल्स को कंट्रोल करता है और ये आगे को बढ़ाता है। दो न्यूरॉन यहां पे जुड़े होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर, यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा इंपल्स को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपके डेंड्राइट होते हैं, कोशापिंड होते हैं, निसलकण होते हैं। निसलकण कहां होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। एक्सॉन होता है, माइलिन शीथ होता है, एक्सॉन टर्मिनल होता है, और दो न्यूरॉन जहां पे आपस में कनेक्ट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। थोड़ा सा इसको मैं और क्लियर लिख देता हूं। यहां पे ये दो न्यूरॉन आपस में जहां पे कनेक्ट होते हैं इस पोर्शन को कहते हैं सिनेप्टिक नॉब या सिनैप्स। यहीं से सिग्नल ट्रांसफर होने का कार्य करता है।
तो न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी, और ये हमने सबसे बड़ी कोशिका है, पुनरुद्भवन क्षमता सबसे कम है, शरीर की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, करीब 86 बिलियन तंत्रिका कोशिकाएं हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। ये कुछ उसकी संरचना हो गई। अब आगे हम बात करते हैं इसके प्रकार की। अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहां पे टाइप्स थोड़ा सा देख लेते हैं। तंत्रिका कोशिका के प्रकार की बात कर लेते हैं। तंत्रिका कोशिका के प्रकार अगर टाइप्स की बात करें तो हालांकि टाइप्स का बहुत सारी है, लेकिन यहां पे जो आपसे पूछता है तो 2 प्रकार की पूछता है, आप ध्यान रखिएगा। यहां पे एक होती है संवेदी न्यूरॉन और दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिकाएं बेसिकली 2 प्रकार की होती है, एक संवेदी न्यूरॉन हो गया और दूसरा मोटर न्यूरॉन हो गया। इसको इंग्लिश में हम सेंसरी न्यूरॉन, इसको मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। सेंसरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, किसी भी ऑर्गन से जो ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है उनको हम बोलते हैं सेंसरी। तो ये क्या करती हैं? ये सूचना को ऑर्गन से यानी अंगों से स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती हैं, यानी कि मेरु रज्जु तक ले जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये संवेदी न्यूरॉन्स हो गई। और ये क्या होती हैं? ये जो रिस्पॉन्स आता है मस्तिष्क या मेरु रज्जु द्वारा, उसको वो ले जाती है कहां से? मस्तिष्क से अंगों तक। तो ये सिग्नल को ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड से अंगों तक ले जाता है, अब ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। एक बार आप देखिएगा, ये अगर मैं कुछ बनाना की कोशिश करूं तो रिफ्लेक्स एक्शन भी पूछ लेता है आपसे। तो मेनली यहां पे ये मस्तिष्क हो गया, ये मेरु रज्जु हो गया, मेरु रज्जु, और ये हो गए दोस्तों अंग। अब ये अंग से मस्तिष्क और मेरु रज्जु तक जो सिग्नल ले आने का काम करता है, ये यहां तक, ये कौन काम करता है? ये काम करता है कौन? यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये काम करता है सेंसरी, ये सेंसरी न्यूरॉन, या संवेदी न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन ये काम करता है। और जबकि वापस जो रिस्पॉन्स को ले जाने का काम करता है अंगों तक, वो करता है मोटर न्यूरॉन। और ये पूरी प्रोसेस जो कहलाती है, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं हम प्रतिवर्ती क्रिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन जो मेन काम होता है वो किसका होता है? मेरु रज्जु का होता है। आप ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए मेन जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो मेरु रज्जु होता है। तो ये हो गया हमारा क्या? न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। न्यूरॉन की संरचना क्या होती है, न्यूरॉन के प्रकार क्या होते हैं, ये हमने देख लिया। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं किसकी? अब हम बात करने वाले हैं मानव तंत्रिका तंत्र की। तो अब हम बात करेंगे किसकी? मानव तंत्रिका तंत्र की, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। तो अगर हम मानव तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसको बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरी में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
पहला जो है वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पहली कैटेगरी है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं इसको हम लोग, ये ध्यान रखिएगा। इसको साथ में हम लोग सीएनएस भी बोल देते हैं, तो याद रखिएगा। और दूसरा दोस्तों है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, या इसी को हम लोग बोल देते हैं शार्ट में पीएनएस। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें केवल दो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, मतलब दो ही पार्ट होते हैं इसके। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है मस्तिष्क, पहला पार्ट है मस्तिष्क या ब्रेन, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है मेरु रज्जु। मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। और अगर हम परिधीय तंत्रिका तंत्र की, तो इसके भी दो पार्ट हैं। पहला है कपाल तंत्रिकाएं, कपाल तंत्रिकाएं, और दूसरा है दोस्तों मेरु तंत्रिकाएं। इसको हम लोग क्रेनियल नर्व बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स, और उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र दोनों के दो पार्ट होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अब अगर हम आगे बात करें तो ब्रेन के बेसिकली जो हमें पढ़ना है वो ब्रेन के बारे में पढ़ना। तो ब्रेन के भी तीन पार्ट है फर्दर, ब्रेन के भी फर्दर तीन पार्ट है। पहला है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोजेनसेफ्लॉन, या डॉक्टर बोलते हैं क्या इसको, प्रोजेनसेफ्लॉन। दूसरा है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इसको फोर ब्रेन भी बोलते हैं इंग्लिश में, या इसी को बोलते हैं मीजनसेफ्लॉन, मीजनसेफ्लॉन, मीजनसेफ्लॉन। ये टर्मिनोलॉजी मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि अगर एग्जाम में अग्र मस्तिष्क की जगह प्रोजेनसेफ्लॉन, मध्य मस्तिष्क की जगह मीजनसेफ्लॉन और पश्चिम मस्तिष्क की जगह रोम्बेनसेफ्लॉन दिया हो तो आप इसको कर पाओ आसानी से। रोम्बेनसेफ्लॉन, रोम्बेनसेफ्लॉन, ये मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। अब इसमें भी अग्र मस्तिष्क में भी फर्दर तीन पार्ट है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अग्र मस्तिष्क के फर्दर तीन पार्ट है। पहला है सेरिब्रम, पहला पार्ट है सेरिब्रम, या इसी को बोलते हैं प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं हिंदी में, प्योर हिंदी में इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। दूसरा जो है इसको बोलते हैं घ्राणपाली, घ्राणपाली, या इंग्लिश में बोलते हैं अल्फैक्टरी लोब। और तीसरा होता है डायनसेफ्लॉन। इस डायनसेफ्लॉन के भी दो पार्ट हैं फर्दर। पहला है थैलमस और दूसरा है हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस, हाइपो मतलब होता है नीचे, चूंकि थैलमस के नीचे प्रेजेंट होता है इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोथैलमस। ठीक है। मध्य मस्तिष्क के भी फर्दर दो पार्ट हैं। एक है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना, और दूसरा है दोस्तों सेरिब्रल पेंडिकल,
सेरिब्रल पेंडिकल, ये इसके दो पार्ट है। अगर हम पश्च मस्तिष्क की बात करें तो इसके भी फर्दर तीन पार्ट है। पहला है सेरिबेलम, वो सेरिब्रम था, ये कौन सा है, सेरिबेलम, या इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। दूसरा है पोन्स बैरोली, पोन्स बैरोली, और तीसरा है मेड्यूला ऑब्लांगाटा, मेड्यूला ऑब्लांगाटा। ये तीन पार्ट होते हैं पश्च मस्तिष्क के भी। अच्छा, यहां पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मस्तिष्क का क्या है, तो मस्तिष्क का मेन काम क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करना। यही मेन, यहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है मेरुरज्जु के बारे में कि प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करना यहां से मेन है। कपाल तंत्रिकाओं में आपसे पूछता है कितनी जोड़ी होती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 12 जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी पाई जाती हैं। यही क्वेश्चन आया हुआ है और यही पूछा जाता है। और मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी पाई जाती हैं, 31 जोड़ी पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। ये जो होती कपाल तंत्रिकाएं, ये कहां से निकलती हैं, मस्तिष्क से निकलती हैं, मस्तिष्क से निकलती हैं। ऑब्वियसली नाम ही कपाल तंत्रिकाएं। और ये कहां से निकलती हैं, ये मेरुरज्जु से निकलती हैं, मेरुरज्जु से निकलती हैं, से निकलती निकलती हैं। तो ये यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन जो क्वेश्चन आपका होता है वो दोस्तों कहां से होता है, मस्तिष्क से होता है। तो जो मस्तिष्क के ये पार्ट है सारे, ये हमें पढ़ना है, मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है। मेन जो क्वेश्चन नर्वस सिस्टम में आता है वो आपका यहीं से आता है। बाकी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी प्रतिवर्ती क्रिया है ना, ये कपाल तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी, मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी, और बाकी जो चीजें पूछी जाएंगी वो मैं आपको बताऊंगा ही। तो आइए बात करते हैं मस्तिष्क की। मेन जो यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके, वो कहां से आते हैं, मस्तिष्क, मस्तिष्क या ब्रेन। तो ब्रेन की अगर बात करें तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पे हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कि ब्रेन का अध्ययन क्या कहलाता है। दूसरा, ब्रेन की स्थिति पूछी जाएगी आपसे, स्थिति या लोकेशन पूछी जाएगी, कहां लोकेटेड होता है। फिर तीसरा, इसका वजन पूछा जाएगा। यहां से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो मेनली अगर हम ब्रेन के बारे में बात करें तो ब्रेन की जो अध्ययन होता है वो कहलाता है दोस्तों न्यूरोलॉजी। ब्रेन का अध्ययन जो है वो न्यूरोलॉजी, और तंत्रिका तंत्र में जो स्पेशलिस्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट ये डॉक्टर होता है बेसिकली, जो तंत्रिका तंत्र के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जानता है वो बहुत अच्छे तरीके से। इसकी स्थिति की बात करें अगर हम, तो देखिएगा दोस्तों, अगर मैं कुछ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपका ब्रेन है, मस्तिष्क है। डायग्राम यहां नहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपका इतना इंपॉर्टेंट है नहीं और आता भी नहीं डायग्राम, इसलिए। तो सबसे पहले तो इसके अगर हम ऊपर से जाएं तो सबसे पहले यहां पे एक हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रेनियम बॉक्स। क्रेनियम बॉक्स ये हड्डियों का ढांचा होता है, हड्डियों का ढांचा होता है जो बाहर से ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद एक त्रिस्तरीय, 3 स्तरीय लेयर पाई जाती है, 1, 2 और 3 स्तरीय लेयर पाई जाती है। इस त्रिस्तरीय लेयर को दोस्तों बोलते हैं मेनिनजाइज, मेनिनजाइज, इंग्लिश में MENINGIS, मेनिनजिस। ठीक है। इस लेयर की बात करें तो ये जो त्रिस्तरीय लेयर है, इनके नाम भी आपको ध्यान रखना है। ये 3 स्तरीय, पहला तो है पायामेटर, पायामेटर। दूसरा है अरेक्नॉइड,
अरेक्नोइड। माफ कीजिएगा, सबसे बाहरी जो लेयर होती है, इसको उल्टा कर देता हूं, या चलिए कोई बात नहीं, ऐसे अरेक्नोइड। और तीसरी जो लेयर होती है उसका नाम है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर। तो अगर इसमें से पूछ ले कि आपसे कि सबसे बाहरतम लेयर कौन सी है, तो ये सबसे बाहरतम लेयर, बाहरतम लेयर मतलब सबसे बाहर वाली, ये ड्यूरामेटर, ये अरेक्नोइड और ये पायामेटर। डैप से याद रखना आपको ना, बाहरतम परत और ये आंतरिक परत, आंतरिक परत। तो ये हो गया। इसके बाद इसी परत में अगर हम बात करें, यहीं पे एक द्रव भरा होता है दोस्तों, है ना, इस एक द्रव भरा होता है और इस द्रव का नाम होता है, ये द्रव जो भरा होता है इसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल द्रव या CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इनका दो काम होता है इस द्रव का। सबसे पहले तो शॉक एब्जॉर्ब करना, अगर सपोज करिए कोई जोर से मस्तिष्क में कुछ झटका टाइप का आता है तो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सबसे पहले तो शॉक एब्जॉर्ब करना, और दूसरा जो है ये क्या करता है, मस्तिष्क को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। साथ ही जो उसका मस्तिष्क का यूरिया होता है, यूरिया या जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है, ये बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये हो गया आपका मस्तिष्क की स्थिति के बारे में पूरा। तो सबसे बाहर हड्डियों का एक बॉक्स ढांचा पाया जाता है जिसे क्रेनियम बॉक्स कहते हैं। फिर उसके अंदर एक 3 स्तरीय परत पाई जाती है जिसको मेनिंजाइज कहते हैं। ये मेनिंजाइज ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर नामक परत से मिलकर बनी होती है, और उसके अंदर एक द्रव भरा होता है। उस द्रव को बोलते हैं CSF या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसका काम क्या है, शॉक को एब्जॉर्ब करना, साथ ही न्यूट्रिशन एवं वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ये आपसे क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, एक एक चीज से क्वेश्चन आया है, आप ध्यान रखिएगा। अगर हम मस्तिष्क के वजन की बात करें अब हम, तो मस्तिष्क के वजन की अगर बात की जाए तो यहां देखिएगा थोड़ा सा, वजन में अगर हम नवजात की बात करें तो इसका वजन करीब 250 ग्राम, 250 से 300 ग्राम होता है, 300 ग्राम होता है। लेकिन अगर हम वयस्क की बात करें, वयस्क, तो वयस्क में महिला और पुरुष, तो महिला का दोस्तों 1250 से 1300 ग्राम के आसपास मस्तिष्क का वजन होता है, जबकि 1350 से 1400 ग्राम के आसपास किसका होता है, पुरुष का। वैसे अगर एवरेज वजन पूछा जाए वयस्क में तो 1400 ग्राम आप बताइएगा, 1400 ग्राम वजन होता है मस्तिष्क का, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे मस्तिष्क की, किसकी, मस्तिष्क के भागों की। तो मस्तिष्क के भाग में अग्रभाग की अगर बात करें हम, अग्रभाग की अगर बात करें तो अग्रभाग में जो पहला पोर्शन है वो कौन सा है, वो आप सबको पता है कि पहला कौन सा है, पहला है सेरिब्रम। सेरिब्रम या इसी को हम बोलते हैं अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, सेरिब्रम या अनुमस्तिष्क। अगर हम इस सेरिब्रम या अनुमस्तिष्क की बात करें दोस्तों, तो ये सेरिब्रम जो होता है ये पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग होता है, यानी कि ये पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग है ये यही है। कौन सा है, यही है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है कौन, सेरिब्रम। सेरिब्रम कितना बड़ा, 2/3 भाग पूरे मस्तिष्क का, पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग, या हम यूं कहें, अगर हम और बोलना चाहें तो लगभग 66% पूरे मस्तिष्क का,
ये ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं प्रमस्तिष्क के, तो देखिए जो हमारे बॉडी की सोचने समझने, याददाश्त, एनालिसिस, जगने सोने, विल पावर, इच्छा शक्ति, इन सभी को जो कंट्रोल करने का काम करता है वो काम करता है कौन? सेरिब्रम। इसलिए इसका एक अन्य नाम है, अन्य नाम भी इसका दिया गया है सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस है, यानी बुद्धिमत्ता का केंद्र। बुद्धिमत्ता का केंद्र। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मस्तिष्क कौन सा भाग सेंटर ऑफ इंटेलिजेंसी कहलाता है, इंटेलिजेंसी कहलाता है। तो सेंटर ऑफ इंटेलिजेंसी कौन सा भाग है? ये है दोस्तों आपका सेरिब्रम, ये आप ध्यान रखिएगा, बुद्धिमत्ता का केंद्र। अब इसके कार्य की अगर बात की जाए तो कार्य क्या है? सोचना, समझना, याददाश्त, विश्लेषण, विश्लेषण। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक अलग। विश्लेषण, विश्लेषण, सोना, जगना, लिखना, पढ़ना एवं इच्छा शक्ति। जो आप इच्छा शक्ति दिखाते हो ये कौन कंट्रोल करता है? विल पावर जो दिखाते हो आप, विल पावर कि मैं आईएएस बनूंगा या मैं है ना एनटीपीसी क्रैक करके ही दिखाऊंगा, ये विल पावर आपके अंदर किसके वजह से होती है? इसी सेरिब्रम की वजह से होती है। तो ये सारी चीजें अलग अलग पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए कि हमारे मस्तिष्क, हमारे शरीर में सोचने और समझने की शक्ति को कौन कंट्रोल करता है? तो आंसर आएगा कौन? आपका आंसर क्या होगा? सेरिब्रम। बताइए कि याददाश्त, मेमोरी किसके बस में होती है? ये कौन कंट्रोल करता है? एनालिसिस के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? सोने जगने की एक्टिविटी के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? लिखने पढ़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इच्छा शक्ति जो आप विल पावर दिखाते हो उसके लिए कौन सा मस्तिष्क का भाग रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? सेरिब्रम ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अग्र मस्तिष्क का जो पहला पार्ट है वो सेरिब्रम हम पढ़ चुके हैं। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा पार्ट इसमें अगर हम देखें, दूसरा पार्ट देखें तो वो है दोस्तों क्या? अग्र मस्तिष्क का दूसरा पार्ट अगर हम बात करें तो दूसरा है घ्राणपाली। घ्राणपाली, इसको हम ऑल्फैक्टरी लोब भी कहते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट, घ्राण मतलब होता है सूंघना। बेसिकली ये जो पार्ट होता है मस्तिष्क का, ये सूंघने की शक्ति प्रोवाइड करता है या सूंघने की क्षमता को बढ़ाता है या कुछ सूंघने की क्षमता से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए, है ना, तो ये सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। ये भाग जो है इट कंट्रोल्स द स्मेलिंग पावर। इसीलिए ये डॉग्स में, कुत्तों में ज्यादा विकसित होता है, डॉग्स में ज्यादा विकसित होगा, ये ध्यान रखिएगा, ज्यादा विकसित होता है। ठीक है, ये दूसरा पार्ट हो गया। अब अगर हम तीसरे पार्ट की बात करें, इसके अग्र मस्तिष्क के तीसरे भाग की बात करें, तो अग्र मस्तिष्क का जो तीसरा भाग है दोस्तों वो है डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन, और इस डायनसेफ्लॉन को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और दोनों ही पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से एक पार्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है थैलमस, थैलमस, और दूसरा है हाइपोथैलमस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलमस से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। थैलमस की बात करें अगर हम थैलमस की बात करें दोस्तों, तो थैलमस जो है ये हमारे शरीर में दर्द, दाब एवं तापमान को नियंत्रित का मापन करता है। किसका? दर्द यानी कि पेन, दबाव यानी कि प्रेशर और तापमान यानी कि टेम्परेचर।
इनको मेजर करने का यानी कि मापन का कार्य कौन करता है? ये काम करता है कौन? ये काम करता है कौन? थैलमस। ये हाइपोथैलेमस के ऊपर होता है। कहां होता है? हाइपोथैलेमस के ऊपर उपस्थित होता है। आप ये ध्यान रखिएगा। अब हम अगर बात करें इसकी हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस से काफी इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो इसका स्थिति अगर पूछी जाए तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी स्थिति कहां है? थैलेमस के नीचे। ऑब्वियसली थैलेमस के नीचे ये स्थिति हो गई। इसके अन्य नाम भी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अन्य नाम क्यों कहे जाते हैं ये भी मैं बात करूंगा। अन्य नाम इसके क्या क्या है अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसको कहते हैं मास्टरों का मास्टर। मास्टरों का मास्टर या हेड मास्टर भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं आगे हम बात करने वाले हैं। दूसरी चीज इसको बोलते हैं इंडोक्राइन एवं नर्वस सिस्टम के बीच की लिंक या तंत्रिका तंत्र के बीच की लिंक एवं तंत्रिका तंत्र के मध्य की लिंक इसको बोला जाता है। तीसरा इसको बोलते हैं अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं शरीर का ताप नियामक केंद्र। क्या बोलते हैं? शरीर का ताप नियामक केंद्र, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी, ताप नियामक केंद्र। ठीक है, तो ये नाम है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्यों मास्टर को मास्टर बोलते हैं। देखिए, जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि जो हमारे बॉडी में होती है, मस्तिष्क में होती है बेसिकली, तो ये हमारे शरीर की अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, अन्य सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, इसलिए उसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो है हाइपोथैलेमस, ये पीयूष ग्रंथि को ही कंट्रोल करता है। चूंकि मास्टर को ही कंट्रोल कर लेता है इसलिए क्या हो गया? मास्टरों का मास्टर या हेडमास्टर। शरीर का तापमान को कंट्रोल कौन करता है? शरीर का जो हमारे तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है वो किसकी वजह से है? वो इसी की वजह से, हाइपोथैलेमस की वजह से। इसीलिए इसको हम शरीर का ताप नियामक केंद्र भी बोलते हैं, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर भी बोलते हैं। अब इसके अगर हम कार्य की बात करें, हाइपोथैलेमस के कार्य की, तो देखिएगा दोस्तों, अगर इसका कार्य की हम बात करें तो इसका कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे भी जाते हैं आपके कार्य से। तो सबसे पहला तो ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, शरीर का तापमान कंट्रोल करता है ना। यानी कि गर्मी में पसीना चलाने का काम यही करता है और ठंड में कपकपी यही उत्पन्न कराता है, कपकपी। दूसरी चीज अगर हम इसकी बात करें, दूसरा तो ये हमारे शरीर की विभिन्न भावनाओं को भी नियंत्रित करता है, भावनाओं को नियंत्रित करता है, जैसे क्रोध, आनंद, खुशी एवं संतुष्टि, साथ ही प्रेम, घृणा इत्यादि को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तीसरा अगर हम बात करें तो ये भूख एवं प्यास को भी कंट्रोल करता है, प्यास को भी नियंत्रित करता है, प्यास को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि प्यास, हंगर सेंटर अगर बात करें, हंगर सेंटर वो कहां है? वो हाइपोथैलेमस में। और थर्स्ट सेंटर बात करें अगर, थर्स्ट सेंटर तो वो भी हाइपोथैलेमस में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली ये है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, इसलिए हम इसको तापमान थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कहते हैं। शरीर की विभिन्न भावनाओं को कंट्रोल करता है, भूख एवं प्यास को कंट्रोल करता है, हंगर और थर्स्ट को कंट्रोल करने का काम करता है कौन? हाइपोथैलेमस। तो ये हो गया बेसिकली हमारा दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये हमारे ब्रेन का जो अग्र मस्तिष्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करें अगर मध्य मस्तिष्क की बात करें, इसमें अगर हम मध्य मस्तिष्क की बात करें तो आप देखेंगे मध्य मस्तिष्क के हमने बेसिकली दो पार्ट देखे थे। मध्य मस्तिष्क के दो पार्ट की बात हुई थी हमारी। पहला हुआ था कार्पोरा
क्वाड्री जेमिना, और दूसरा हुआ था सेरिब्रल पेंडिकल। दूसरा पार्ट सेरिब्रल पेंडिकल था। तो अगर हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना की बात करें, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते नहीं है, पर फिर भी आप जान लीजिए, क्योंकि आपको आपके सिलेबस में है तो पूछ तो सकता है। इसको हम क्रूस सेरिब्राई भी कहते हैं, क्रूस सेरिब्राई भी कहते हैं, सेरिब्राई। और इसका कार्य क्या है? यह मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है, मेरुरज्जु से जोड़ता है। इसका मेन काम यही है, इसके ज्यादा इसमें कुछ नहीं जानना। अगर हम इसकी बात करें तो ये 4 छोटे ठोस गोल पिंड के समान संरचना है, गोल पिंड के समान संरचना है, पिंड के समान संरचना है, ये ध्यान रखिएगा आप। और इसका कार्य क्या होता है? देखने की शक्ति को कंट्रोल करना, कि देखने देखने संबंधी गतिविधियों को कंट्रोल करना, देखने संबंधी गतिविधि को कंट्रोल करना, गतिविधि को नियंत्रित करना। तो ये हो गया हमारा मध्य मस्तिष्क। अब अगला अगर बात करें हम बात करें अगर, तो हमारा पश्च मस्तिष्क काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी पश्च मस्तिष्क, ये जिसको हमने रोमन सेफ्लॉन भी बोला था दोस्तों। पश्च मस्तिष्क के हमारे 3 पार्ट हैं। यहां पे हम पश्च मस्तिष्क के 3 पार्ट पढ़ेंगे। पहला है सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। दूसरा जो है वो क्या है दोस्तों? वो है हमारा पोन्स बैरोली। और तीसरा जो है वो उसका नाम है क्या? उसका नाम है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, मेड्यूला ऑब्लांगाटा। मेड्यूला ऑब्लांगाटा, ये आप ध्यान रखिए। तो इसको अब हम अगर देखें, सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसके? सेरिबेलम की। तो सेरिबेलम जो है ये, इसको हम छोटा दिमाग भी कहते हैं, छोटा दिमाग कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसको स्मॉल ब्रेन के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और आपने अगर तिरंगा मूवी देखी होगी तो उसमें नाना पाटेकर बार बार कहता है स्मॉल, छोटा दिमाग, छोटा दिमाग। तो यही है छोटा दिमाग। और ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग। इसके बेसिकली अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य क्या होता है इसका? देखिए, ये हमारे शरीर की जो ऐच्छिक मांसपेशियां हैं, स्केलेटल मसल है, उसको कंट्रोल करता है। और इसको कंट्रोल करने के कारण ये हमारे शरीर के संतुलन को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर के बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि कौन सा मस्तिष्क का ऐसा भाग है जो हमारे शरीर के बैलेंस को कंट्रोल करता है? तो शरीर के बैलेंस को कौन कंट्रोल करता है? शरीर के बैलेंस को कंट्रोल करता है कौन? ये कंट्रोल करता है कौन? अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। और अगर जब कभी कभी हम अल्कोहल का कंजम्पशन लोग करते हैं तो अल्कोहल जाके इसी पार्ट को ब्लॉक करता है, अनुमस्तिष्क को, और बॉडी जो है वो डिसबैलेंस होने लगती है, यानी कि बॉडी का बैलेंस बिगड़ने लगता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए, है ना, अल्कोहल जो है, अल्कोहल इसी भाग को ब्लॉक करता है, इसी कारण शरीर का बैलेंस भी अल्कोहल कंजम्पशन से बिगड़ जाता है। पोन्स बैरोली में दोस्तों कुछ नहीं है। पोन्स बैरोली ये क्या करता है? ये पश्च मस्तिष्क को
मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ता है। बस यहां से क्वेश्चन इतना ही आएगा, है ना। यह पश्च मस्तिष्क को मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ता है, अन्य भागों से जोड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो आ गया मेन दोस्तों, वो आ गया क्या, मेडुला ऑब्लंगेटा। ये ध्यान रखिएगा, इसकी अगर हम बात करें तो जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है वो हमारे शरीर की अनैच्छिक पेशियों को कंट्रोल करता है, और खासतौर से हृदय पेशी को यानी कार्डियक मसल को कंट्रोल करता है। चूंकि ये कार्डियक पेशी कंट्रोल करता है, कार्डियक पेशी को कंट्रोल करता है, इसलिए ये किसको कंट्रोल करता है, ये हृदय गति को भी कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, हृदय गति को भी कंट्रोल करता है। चूंकि ये हृदय गति को कंट्रोल करता है, इसलिए ये रक्तचाप को भी कंट्रोल करता है, रक्तचाप को भी कंट्रोल करता है। और चूंकि ये रक्तचाप को भी कंट्रोल करता है, तो इसलिए ये श्वसन को भी कंट्रोल करता है। और चूंकि ये श्वसन को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन का केंद्र भी कहते हैं। श्वसन का केंद्र भी इसको कहा जाता है, केंद्र भी कहा जाता है। तो शरीर का श्वसन का केंद्र कौन सा है, वो ध्यान रखिएगा, मेडुला ऑब्लंगेटा। दूसरी चीज आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चूंकि ये अनैच्छिक पेशियों को कंट्रोल करता है, इसलिए शरीर की विभिन्न अनैच्छिक क्रियाएं जैसे भोजन का निगलना, भोजन का निगलना, भोजन का निगलना, जिसको हमने पढ़ा था, इसको हमने क्या कहा था, क्रमानुकुंचन भी कहा था। क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन, भोजन का निगलना, साथ ही उल्टी होना, उल्टी होना, भोजन का निगलना यानी कि क्रमानुकुंचन, जिसको हमने पेरिस्टालिसिस भी बोला था। दूसरा उल्टी होना या प्रतिक्रमानुकुंचन, उल्टी होना, पलक झपकना, बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाएं, पलक झपकना, छींक आना, छींक आना इत्यादि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इत्यादि क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा नियंत्रित करता है। तो कार्डियक पेशी को नियंत्रित करने के कारण ये हृदय गति को भी नियंत्रित करता है, इट कंट्रोल्स। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन है हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, कौन रक्तचाप को कंट्रोल करता है, कौन श्वसन को कंट्रोल करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, वो कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा कंप्लीट करता है, कंट्रोल करता है। अब आगे ये तो हो गए हमारे मस्तिष्क के भाग। मस्तिष्क हमने लगभग नर्वस सिस्टम को पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम से संबंधित रोगों की। सबसे पहले तो रोगों की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे किसकी, अंग की। तो नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग, 4 रोग हम बात करने वाले हैं। मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मेनिंजाइटिस। तो अगर हम बात करें मेनिंजाइटिस की, तो दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे मस्तिष्क के चारों ओर ये हमारा मस्तिष्क हो गया और ये हमारी मेरुरज्जु हो गई। इस मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर एक त्रिस्तरीय लेयर पाई जाती है, 3 स्तरीय लेयर पाई जाती है। इस त्रिस्तरीय लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या, मेनिंजाइज लेयर। और इस त्रिस्तरीय लेयर में, ये मेनिंजाइज में संक्रमण से, वायरस के संक्रमण से या बैक्टीरियल संक्रमण से इसमें सूजन आ जाती है एवं दर्द उत्पन्न हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस रोग। ये आपको ध्यान में रखना है। मेनिंजाइटिस क्या होता है, मेनिंजाइज जो लेयर होती है, मेनिंजाइज जो परत होती है 3 स्तरीय मस्तिष्क के चारों ओर, मेरुरज्जु के चारों ओर, वहीं इसी में वायरस अथवा बैक्टीरिया के संक्रमण से उसमें सूजन अथवा दर्द उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, मेनिंजाइटिस। दूसरा दोस्तों क्या है, दूसरा रोग है पार्किंसन की अगर बात करें तो पार्किंसन में
एक्चुअली ये बुढ़ापे में होने वाली बीमारी है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जनरली ये बुढ़ापे में होती है बीमारी, बुढ़ापे में होती है। और उसमें होता क्या है, भूलने की बीमारी बेसिकली है, ये भूलने की बीमारी है। अब इसका कारण क्या है, भूलने की बीमारी में मेनली कारण क्या है, देखिए जो मैंने आपको बताया था कि जो नर्व्स होती है, नर्व्स में सिग्नल का ट्रांसफर होता है एक इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस के द्वारा, और उन इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है दोस्तों, न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो एस्टोकोलिन होता है, ACH, आपका डोपामाइन होता है ना, डोपामाइन होता है, जो इस इंपल्सेस को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो बेसिकली ये जो पार्किंसन रोग होता है ये डोपामाइन की कमी के कारण होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, नर्व्स प्रॉपर सिग्नल को ट्रांसफर कर नहीं पाती और व्यक्ति चीजों को जल्दी जल्दी भूलने लगता है। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा जो है वो है अल्जाइमर। अल्जाइमर, तो अल्जाइमर भी एक बुढ़ापे में होने वाला बीमारी है, ये भी आप देखेंगे, ये भी बुढ़ापे में होता है, लेकिन इसका कारण कुछ अलग है। इसका कारण है नर्व्स का डिजनरेट होना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो नर्व सेल, मैंने आपको बताया था कि नर्व सेल जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो जीवन में एक ही बार बनती हैं, उसके बाद वो लगातार डिजनरेट हो जाती हैं, उनका क्षय होता रहता है। तो कभी कभी होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन में ज्यादा क्षय होने लगती है, ज्यादा डिजनरेट होने लगती हैं, तो मनुष्य बुढ़ापा आते आते बहुत सारी चीजें भूलने लगता है, इवन वो अपने घर परिवार वालों का भी नाम भूल जाता है, इवन अपना भी नाम भूल जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होती है, नर्व्स का क्षय हो जाता है या डीजनरेट हो जाती है, डीजनरेट हो जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति चीजों को भूलने लगता है। और चौथा जो रोग मैंने बताया था आपको वो है दोस्तों डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, इसमें एक्चुअली में होता क्या है, पढ़ने और लिखने में समस्या होती है। बेसिकली व्यक्ति जो होता है, बच्चा जो होता है, वो बर्तनी गलत लिखता है। इसमें उसका ब्रेन नॉर्मल होता है बट बर्तनी और अशुद्धियां ज्यादा लिखता है वो। आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, तारे जमीन पर जो उसमें एक बच्चा होता है छोटा सा, उसको ये रोग होता है जिसमें बर्तनी अशुद्ध लिख देता है, वो चीजें लिखने पढ़ने में उसको समस्या होती है, बाकी सारी चीजें उसकी ब्रेन नॉर्मल होता है। तो ये रहे हमारी नर्वस सिस्टम संबंधित रोग। अब लास्ट जो हमारा बचा हुआ है वो क्या बचा है, वो है हमारा, हम पढ़ेंगे क्या, नर्वस सिस्टम से संबंधित उपकरण, जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उपकरण। तो उपकरण में बेसिकली हम तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपका पूछा जाता है EEG, दूसरा आपका पूछा जाता है कैट स्कैन, और तीसरा आपका पूछा जाता है MRI। EEG की बात करें तो इसका पूरा नाम पूछता है सबसे पहले तो इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राम है इसका पूरा नाम, ठीक है। इसमें बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का यूज करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का यूज किया जाता है, ये आप ध्यान रखें, तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके खोजकर्ता पूछता है तो हैंस बर्गर, ये ध्यान रखिएगा आप, इसके खोजकर्ता कौन है, हैंस बर्गर। इसकी खोज किसने की थी, खोजकर्ता की अगर बात करें तो हैंस बर्गर ने इसकी खोज की थी। और इसका कार्य क्या है, ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों में की गतिविधि एवं रोगों का पता लगाता है। तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की गतिविधि एवं रोगों का पता लगाना, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों तो वो है क्या, कैट स्कैन, या है ना, कैट स्कैन का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी, ये फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है। इसमें यूज किया जाता है किनका, एक्सरे का यूज किया जाता है। और इसमें अगर हम इसके खोजकर्ता की बात करें तो इसके खोजकर्ता कौन है,
खोजकर्ता, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो इसके खोजकर्ता है गॉडफ्रे हाउसफील्ड। हाउसफील्ड ये इसके खोजकर्ता है। और इसका कार्य की बात की जाए अगर, तो ये एक्चुअल में ब्रेन का डिफरेंट एंगल से एक्सरे की मदद से चित्र खींचता है। तो एक्सरे की हेल्प से मस्तिष्क का विभिन्न एंगल से चित्र लेना, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा जो है वो है हमारा एमआरआई। एमआरआई की अगर बात करें, एमआरआई की बात करें तो इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें हम पूरी बॉडी का ही हम लोग चित्र पा सकते हैं, बॉडी के किसी पार्ट का। स्पेशली ये ब्रेन के लिए भी यूज करते हैं और बॉडी किसी पार्ट, तो बॉडी के सारे पार्ट्स का हम रोगों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ब्रेन कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों क्या, मस्तिष्क से संबंधित विभिन्न उपकरण जो आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा एक और टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र, जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में तो आपके आएगा ही, इससे एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, वो तो ठीक है। और भी जो एग्जाम आप देने वाले हैं एसएससी के, रेलवेज के या पुलिस वगैरह में या फिर एमपीपीएससी, उन सब में ये आपको कारगर साबित होगा। एक बार आप इसको ढंग से करिएगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।